हमने पहले भी पाचन के विषय में आपके साथ कुछ योग अभ्यास, कुछ मुद्राएं आदि साझा की है, जिसमें कि हमारे बंधुओं के ऐसे प्रश्न थे कि हमें लाभ तो हो रहे हैं लेकिन हमें पूर्ण लाभ 100% हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। आज हम इसी विषय को समझेंगे कि इसका कारण क्या है, क्योंकि योग अपना कार्य कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जीवन शैली में, आपके भोजन में, या आपको उन नियमों का नहीं पता है जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके पाचन को अच्छा रखने के आधार स्तंभ है। उन्हीं के विषय में आज हम बात करेंगे। और इस दिशा में बढ़ते हुए जो हमारा सबसे पहला बिंदु है वो ये है कि आपका जो पाचन है वो आपकी मानसिक स्थितियों से भी प्रभावित होता है, आपके विचारों से। इसे आप ऐसे समझे जैसे आप बैठे भोजन कर रहे हैं, आपने अभी थोड़ा ही भोजन ग्रहण किया है और तभी आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ आपका कोई विवाद हो जाता है, कोई बहस हो जाती है, आपको क्रोध आ जाता है। तो जैसे ही ये क्रोध आया तो तुरंत आपकी जो भूख थी वो समाप्त हो जाएगी। हालांकि आपने थोड़ा ही भोजन लिया था लेकिन भूख अब नहीं है। या फिर आपको बड़ी कोई चिंता है, तनाव है, परेशानी है, तो आपको भूख नहीं लगेगी या फिर आपका भोजन ठीक से हजम नहीं होगा। इसीलिए जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, जो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, उनके पाचन पर बहुत नुकसान पहुंचता है, खाना ठीक से हजम नहीं होता। तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे यहाँ पर ये विधान था कि जब भोजन करने बैठते थे तो आहार के लिए, भोजन के लिए एक मंत्र पढ़ते थे। उस मंत्र में वो कृतज्ञता व्यक्त करते थे, ग्रेटिट्यूड के भगवान आपने हमें ये भोजन दिया। अगर इतना भी आप कहें हाथ जोड़ करके भोजन करने से पहले कि अन्नदाता सुखी भव, कि वो परमेश्वर जिन्होंने हमें अन्न दिया है और वो किसान जिनके माध्यम से ये हम तक पहुंचा है, उन दोनों को ही हम धन्यवाद करते हैं, तो ये उपयोगी है। तो पहला बिंदु ये हुआ कि मानसिक स्थितियों का आपके पाचन पर प्रभाव पड़ता है, तो आपको मानसिक रूप से शांत रहना है। जब आप भोजन कर रहे हैं उसके बाद भी कोशिश करनी है कि शांत बने रहे, एकांत में बैठ करके अच्छे से भोजन करें। तो ये पहला नियम हुआ। दूसरे स्थान पर कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करनी है जिसमें कि आपकी अधिक ऊर्जा लगती हो, क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके पाचन की तरफ, पेट की तरफ होता है। लेकिन अगर आप कोई दूसरी एक्टिविटी करने लगते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन दूसरे शरीर के अंगों तक जाने लगता है और वो पेट की तरफ केंद्रित नहीं हो पाता, जिससे कि भोजन हजम होने में असुविधा होती है, ठीक से हजम नहीं हो पाता। ये बात मानसिक स्थितियों के लिए भी है। भोजन करते ही पढ़ने लगना, भोजन करते ही आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ठीक नहीं है। थोड़ा सा अंतराल दें। आप हल्की वॉक कर सकते हैं या फिर आप वज्रासन में कुछ समय बैठते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो बहुत कोई फिजिकल एक्टिविटी भोजन करने के बाद नहीं करनी है। तीसरे स्थान पर आयुर्वेद के अंतर्गत ये कहा गया है कि भोजने चामृतम वारी भोजनांते विषप्रदम, कि जो भोजन करते हुए बीच में आप अगर थोड़ा पानी पीते हैं तो वो अच्छा है, उससे हानि नहीं है। लेकिन आपने भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद आप अगर पानी पीते हैं तो ये विष के समान हानिकारक हो जाता है, क्योंकि जब आप भोजन के बीच में पानी पी रहे होते हैं तो वो भोजन की रुक्षता, रूखेपन को भोजन के समाप्त कर रहा होता है। लेकिन जब भोजन कर लिया तो जठराग्नि अपना काम करती है। पेट में एक अग्नि होती है जठराग्नि, वो अपना काम कर रही है। ऊपर से पानी पिएंगे तो वो शांत होती है, ये हानिकारक हो जाता है। तो भोजन के बाद कभी पानी नहीं पीना है, और बीच में भी ऐसा नहीं बहुत सारा पानी, या ऐसा नहीं ठंडा पानी, या तो ताज़ा पानी, या फिर अगर सर्दियों का मौसम है तो उसे हल्का सा आप गुनगुना गर्म कर सकते हैं। वो अगर आप कुछ घूंट पीते हैं तो वो ठीक है, अच्छा है, उपयोगी है। लेकिन भोजन के बाद पानी पीना या फिर भोजन के बाद ठंडा पानी पीना ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ये आपको नहीं करना है। चौथा नियम, इसे आप समझें कि आपको खाने को ज़्यादा चबाकर खाना है। अब ये पता तो सभी को है कि ज़्यादा चबाकर खाना चाहिए, लेकिन इसकी तरफ ध्यान व्यक्ति नहीं देता। जब आपका पाचन ठीक नहीं है, पाचन में कोई समस्या है, तब विशेष रूप से सजग रहे। जब भोजन कर रहे हैं तो 32 बार उसको चबाएं ज़रूर। कारण, अगर आप ठीक से भोजन को नहीं चबा रहे हैं, वो पेट में जा रहा है तो पेट के ऊपर अतिरिक्त भार आ रहा है, पहला कारण। दूसरा कारण
कि जब आप चबाते हैं भोजन को तो जो लार मिलती है भोजन में वो आपके भोजन को पचाने के लिए सहायक होती है। अब अगर अच्छे से चबा करके आप भोजन को ले रहे हैं अंदर तो वो पाचन के ऊपर दबाव नहीं बनाएगा और वो पेट में कम समय तक रुकेगा। और अगर कम चबा रहे हैं, ज़्यादा समय तक रुक रहा है तो वहाँ पर वो एसिड क्रिएट करेगा। और पाचन की जो समस्याएं होती हैं वो ज़्यादातर समस्याएं एसिड के कारण होती हैं। एसिड बढ़ेगा तो वहाँ पर अल्सर होने की संभावना है, जो अंदर का सरफेस है पेट का उस पर नुकसान पहुँचता है, समस्याएं होती हैं। ज़्यादा चबाकर आप भोजन कर रहे हैं तो एसिड नहीं बनेगा, भोजन का पाचन आसानी से हो जाएगा, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे आपको। तो आपको अच्छे से चबाकर आराम आराम से भोजन करना है। जिनका पाचन ठीक नहीं है, कमज़ोर है, उन्हें इसका विशेष ध्यान रखना है। 5वें स्थान पर आपको समझना है कि आपको भोजन करने के बाद तुरंत नहाना नहीं है, क्योंकि जठराग्नि एक अग्नि काम कर रही है आपके पाचन के लिए। यौगिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से एक अग्नि है जो कार्य कर रही है, और उस अग्नि के कारण पेट के क्षेत्र का तापमान बढ़ा हुआ होता है। जब आप नहाते हैं तो वो ठंडक पहुंचती है वहां पर और वो अग्नि मंद होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि बाहर से हम नहा रहे हैं, अंदर क्या प्रभाव होगा? निश्चित रूप से प्रभाव होता है। कारण एक ये भी है कि ब्लड का सर्कुलेशन पाचन की तरफ ज़्यादा हो रहा होता है। आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो वो वहाँ पर सर्कुलेशन कम होता है, क्योंकि जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे कि नुकसान होता है। तो खाना खाते ही नहीं नहाना है, 1 घंटे के बाद कम से कम, और अगर खाना खाने से पहले ही आप नहा ले तो वो अच्छा है। अपना रूटीन इस प्रकार का आपको रखना है। 6ठे स्थान पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समझे। आपको अपनी प्रकृति को समझ के उसके अनुसार आहार लेना है। अब अगर किसी व्यक्ति की प्रकृति है पित्त और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाली चीज़ें खा रहा है तो निश्चित रूप से उसकी वो प्रकृति प्रकोपित हो जाएगी, उसे बहुत अधिक नुकसान होगा। अगर किसी व्यक्ति की प्रकृति वात है, वो कच्ची चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, वो ज़्यादा भर के भोजन ग्रहण कर रहा है, या फिर वो पैकेज्ड फूड जो है उसको ज़्यादा ले रहा है, तो ऐसी स्थितियों में ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर किसी व्यक्ति की प्रकृति कफ है, वो बहुत ज़्यादा भारी भोजन कर रहा है, उसका वजन बढ़ेगा, ठंडी चीज़ें खा रहा है, उसे कफ की समस्या होगी, उसके लिए वो ठीक नहीं है। और विशेष रूप से जो हमने कहा, पित्त प्रकृति में, वात प्रकृति में पाचन की समस्याएं ज़्यादा होती है, या तो एसिड बनेगा या फिर गैस बनेगी, उसी से अलग अलग प्रकार की पाचन की समस्याएं होंगी। तो जिनको भी पाचन की समस्या है वो सीधा सीधा सा यह समझ ले कि उनको किसी भी प्रकार के मसाले, मिर्चें और किसी भी प्रकार की तली हुई चीज़ें, बाहर की चीज़ें, बैक्टीरिया होने की जहाँ संभावना है, या फिर जो पैकेज्ड फूड है जिसमें प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, ऐसी चीज़ों से बहुत दूर रहना है। ये सूत्र तो पकड़ कर ही रखें, ये आपको सीधे तौर पर अच्छे लाभ देगा। भोजन करना है सुपाच्य, हल्का, सादा, घर का बना हुआ, उसमें आपके शरीर को सब कुछ मिल जाएगा और पाचन आपका बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और 7वें स्थान पर आपको अंतिम बिंदु जो है उसको समझ लेना है, और वो ये है कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, इसके आपके शरीर पर तुरंत ही नकारात्मक प्रभाव होते हैं। जैसे कि अगर आप प्याज, लहसुन आदि के साथ आप दूध ले लेते हैं तो तुरंत आपको उल्टियां शुरू हो सकती हैं, तुरंत आपको ब्लोटिंग हो सकती है, पित्त बढ़ सकता है, नुकसान हो जाएंगे। समान मात्रा में शहद और घी को कोई ग्रहण कर ले तो जहर के समान कार्य करता है। मूली के साथ आप दूध का प्रयोग करें, जहर के समान कार्य करता है। उड़द की दाल के साथ दूध का प्रयोग कर ले, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। गर्म पदार्थ और उसके साथ ठंडी चीज़ें, ये बहुत नुकसानदायक है। गर्म गर्म भोजन ग्रहण किया, ऊपर से आइसक्रीम खा ली, तुरंत नुकसान अनुभव होंगे। तो ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। आप थोड़ा सर्च भी करेंगे गूगल पे, वहाँ से भी आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी। इनको थोड़ा समझ लेना है और इनके अनुसार आपको ध्यान रखना है। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन यानी कि विरुद्ध आहार जो कहा गया है आयुर्वेद में, इससे हमेशा आपको बच के रहना है। तो ये 7 बिंदु हुए, जो व्यक्ति इन 7 बिंदुओं का ध्यान कर के
भोजन ग्रहण करता है, मैं 100% ये कह सकता हूं कि बहुत कम संभावना है कि कभी वो बीमार होगा। कोई बीमारी भी है उसे ठीक हो जाएगी, बड़े सुंदर उसे लाभ मिलेंगे इन चीजों से। सबसे पहले समझ लें, जिन व्यक्तियों को बदहजमी की समस्या रहती है वो क्या कर सकते हैं। कहा गया है कि हरितकी मनुष्याणा मातेव हितकारिणी, कि जो हरड़ है, हरितकी हरड़ जो है वो मनुष्य के लिए माता के समान, जैसे माता पुत्र का हर स्थिति में ध्यान रखती है, वैसे ही माता के समान हितकारी है। ये विशेष औषधि है पाचन के लिए। यूं तो और भी प्रयोग होते हैं, लेकिन पाचन के लिए ये विशेष है। तो जिनका पाचन ठीक नहीं रहता उनको खाना खाने के बाद हरड़ को लेना है, मुंह में डालना है, हल्का सा चबाना है और चूसते रहना है। ये कड़वी लगती है, स्वाद में खराब लगती है, लेकिन इसको आपको लेना ऐसे ही है क्योंकि ये सर्वोत्तम इसका तरीका है। ये जो औषधि है ये भी जाएगी, साथ में लार भी जाएगी, तो ये बहुत अच्छे प्रभाव रखती है पाचन पर। हरड़ का यूं मुरब्बा भी आता है और चूर्ण भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये जो आपसे हमने कहा कि थोड़ा चबा के और चूस करके उसे लेना है, ये सर्वोत्तम होगा जिनको बदहजमी की समस्या है, खाना हजम नहीं होता है और उनका जो मल है वो भी ठीक से निष्कासित नहीं होता। बड़ा अच्छा लाभ रहेगा। दूसरे स्थान पर जिनको समस्या रहती है एसिड की समस्या, उन्हें करना है 1 लौंग, उन्हें खाना खाने के बाद सुबह, दोपहर, शाम 1 लौंग लेनी है और उसको मुंह में डालना है, वो भी हल्का सा चबाया और उसको चूसना शुरू किया। ये इनके लिए जिनको एसिड बनता है पेट में बहुत अच्छा है। लौंग से एसिड की समस्या कम हो जाएगी, आपकी जो जठराग्नि है वो बढ़ेगी, आपके शरीर में भोजन लगना शुरू हो जाएगा और भी इसके अनेक लाभ होंगे। तो विशेष रूप से अम्ल की समस्या है, एसिड बनता है, लौंग का प्रयोग करें। जिनको वायु की समस्या है, वात जिनका प्रकोपित है, वो क्या कर सकते हैं, उनको दही ले लेनी है 1 कटोरी और उसमें 2 ग्राम की मात्रा में अजवाइन को डालना है। अजवाइन का चूर्ण भी बना सकते हैं, वो डाल लेना है और स्वाद अनुसार उसमें आपको काला नमक डाल लेना है। तो दही हुई, उसमें अजवाइन हुई और उसमें काला नमक हुआ। इसको ग्रहण करने से जिनको वात की समस्या रहती है, कभी वात की समस्या नहीं होगी, बड़े अच्छे लाभ होंगे आपको। धीरे धीरे इसका प्रभाव दिखेगा, तुरंत तो नहीं, कुछ समय तक लेते रहेंगे। साथ ही साथ दही में प्रोबायोटिक भी होते हैं, तो ये वैसे भी आपके पाचन को ओवरऑल इंप्रूव करने के लिए भी बड़ा अच्छा काम करने वाली औषधि हो जाएगी। अब बात है कफ प्रकृति वालों की, तो कफ प्रकृति वालों का पाचन हमेशा अच्छा ही रहता है। उनको मात्र ध्यान रखना है कि ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे उनका वज़न बढ़े। वज़न बढ़ाने वाली चीज़ें कम से कम प्रयोग करनी है। तो बस आप इतना कर लें, आपको बड़े अच्छे लाभ होंगे। साथ ही साथ योग के अंतर्गत वज्रासन में बैठे, वज्रासन से हमारी वज्र नाड़ी जो हमारे मूल प्रदेश में होती है, उस वज्र नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है और वो वज्र नाड़ी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वज्रासन में आप बैठेंगे तो वज्र नाड़ी पर दबाव पड़ेगा और आपके पाचन पर बड़े अच्छे लाभ आपको वज्रासन से देखने को मिलेंगे। तो वज्रासन का अभ्यास जरूर करें। और इससे पहले हमने एक अभ्यास बताया था जो था विपरीत करणी का अभ्यास। विपरीत करणी एक मुद्रा है, इसका अभ्यास आप जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक साझा करवा देंगे। साथ ही साथ हमने कुछ और भी मार्गदर्शन किए हैं पाचन के लिए, योग अभ्यास आदि, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से लिंक प्राप्त करें और वो अभ्यास आप करें, आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। तो आज का मार्गदर्शन हमारे उन बंधुओं के लिए जिन्होंने कहा कि हम योग तो कर रहे हैं, लाभ भी हो रहे हैं, लेकिन पूर्ण लाभ नहीं हो रहे हैं। पूर्ण लाभ इसीलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि आपने सही तरीके से सभी नियमों को समझा नहीं। तो बस आपको ध्यान यही रखना है कि इन सब नियमों का अच्छे से पालन करना है और आप देखेंगे कि अद्भुत आपको लाभ मिलेंगे। आपका पाचन अच्छा होगा और हमेशा के लिए आपके शरीर से सभी रोग समाप्त होंगे। क्योंकि पाचन अच्छा होगा तो भोजन अच्छा बनेगा, सप्त धातु अच्छे बनेंगे, इम्यूनिटी अच्छी होगी और पूरा शरीर ठीक रहेगा। अपेक्षा है आपको
ठीक से समझ आया होगा और धैर्यपूर्वक आपने इसे समझा होगा। 7 बिंदुओं का पालन करें और 3 प्रकार से जो अलग अलग हमने औषधियाँ बताई उनका प्रयोग करें और आप अद्भुत लाभ प्राप्त करेंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।